लेकिन पहले आपको जल्दी से अमिताभ ओझा के पास ले चलता हूं। जरा आप भी देखिए, जब काउंटिंग होती है चुनाव के नतीजों की, तो फिर उस काउंटिंग में क्या होता है, काउंटिंग सेंटर कैसा दिखता है। अमिताभ जरा दिखाइए काउंटिंग सेंटर कैसा है, क्या तैयारी है, और जरा प्रक्रिया बताइए। अब जब 8 बज गए हैं, वोटों की गिनती शुरू हो गई। अमिताभ जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले जो कंट्रोल रूम में हम थे तो वहाँ पे तमाम सीसीटीवी लगाए गए थे जो अंदर के, तो उस समय तक जो था तमाम जो विधानसभा क्षेत्र वाइज जो स्ट्रांग रूम बनाए गए थे उसके सील को हटाया गया था। उसमें वहाँ पे जो चुनाव प्रेक्षक है उनकी मौजूदगी, जो मजिस्ट्रेट डिप्यूटी थे उनकी मौजूदगी और तमाम जो प्रतिनिधि थे जो उम्मीदवारों के, उनकी मौजूदगी के बीच में सील हटाया गया था। ये हम बाहरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके अंदर से काउंटिंग हॉल शुरू होता है और जहाँ पर अभी फिलहाल तमाम जो ईवीएम के जो बक्से हैं वो अब जो काउंटिंग स्थल है वहाँ तक टेबल तक जाने लगे हैं और उसके बाद उनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 14 टेबल बनाए गए हैं और जहां पर 14 से लेकर 20 राउंड तक का मतगणना की जो प्रक्रिया है वो होगी। क्योंकि चुनाव आयोग का निर्देश था कि इस बार जो पोस्टल बैलेट है उसकी पहले गिनती होगी, तो सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद जो ईवीएम मशीनें हैं उसे खोली जाएंगी। तो तमाम प्रक्रिया जो सबसे पहले 8 बजे से अगर हम देखें तो उस समय पोस्टल बैलेट की शुरुआत होगी और पहला रुझान जो बताया जा रहा है, अधिकारी जो बता रहे हैं 10:30 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि फाइनल जो उसका रिजल्ट आएगा वो 2 से 3 बजे के बीच में आना शुरू होगा, लेकिन रुझान जो है 10:30 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। और उसकी तमाम प्रक्रिया, चूँकि पटना में 14 विधानसभा क्षेत्र हैं और तमाम जो 14 विधानसभा क्षेत्र थे उनके बक्स से जो है ईवीएम मशीनें जो हैं यही सी एन कॉलेज मतगणना केंद्र पर लाई गई थी और यहाँ पर उसका मतगणना की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। इससे पहले जो तमाम जो उम्मीदवार थे उनके जो प्रतिनिधि हैं, जो उनके एजेंट थे, उन्हें स्पेशल जो पास धारक थे उन्हें अंदर प्रवेश कराया गया है और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया था जहां पे लाइव तस्वीरें प्रसारित हो रही थी। और अमिताभ एक सेकेंड, अमिताभ आपको रोक रहा हूं। अमिताभ एक सेकेंड, आपने कहा 10:30 बजे से रुझान आने शुरू होंगे, वो चुनाव आयोग के आधिकारिक रुझान हो सकते हैं, लेकिन आपको भी पता है जहां जहां काउंटिंग सेंटर है वहां न्यूज 24 के कंट्रीब्यूटर्स मौजूद हैं और हमारी स्क्रीन पर आपको रुझान बस थोड़ी ही देर में मिलने शुरू हो जाएंगे। कौन आगे कौन पीछे, सबसे पहले पोस्टल बैलेट के रुझान आएंगे और पोस्टल बैलेट गिनने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन इस बार जैसे अमिताभ बता रहे थे, चुनाव आयोग ने एक नियम भी बदला है। अब से पहले कई बार पोस्टल बैलेट की गिनती डिले हो जाती थी और ईवीएम के वोट गिने जाने के बाद भी आखिर में पोस्टल बैलेट गिने जाते थे। लेकिन अब चुनाव आयोग ने नियम बना दिया है, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म की जाएगी, उसी के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वोट फाइनली काउंट किए जाएंगे। अगर पोस्टल बैलेट की गिनती में डिले हो रहा है तो ईवीएम के आखिरी 2 राउंड की काउंटिंग रोक दी जाएगी। ईवीएम के आखिरी 2 राउंड की काउंटिंग रोकी जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म की जाएगी और उसके बाद ईवीएम के फाइनल 2 राउंड के काउंटिंग को खत्म किया जाएगा। शीतल जी, एक कमेंट आपका, इस नियम को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पहले ये कई बार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए गए कि वो फाइनली कोई आगे था पीछे था, पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी कर दी गई। ये नियम सही है? ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन एक बात और आई है जो प्रकाश में आनी चाहिए कि इस बार चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव के गिनती तो कर लेगा पीठासीन अधिकारी, लेकिन घोषणा वो चुनाव आयोग से परमिशन मिलने के बाद करेगा। एक ये बात आई है। ये भी हो सकता है कि इसका अफर्मेटिव मतलब हो लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है। ये 2 चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये पहली वाली जो आपने बताई ये बहुत ठीक है, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सही तरीका है कि पहले पोस्टल बैलेट गिन दिए जाए और ईवीएम की गिनती। पोस्टल बैलेट वाला कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। बाद में उसको लेके बहुत हमेशा झगड़े मुकदमे ज़्यादातर इसी पे हुए हैं कि बाद में उसमें किसी को जीता हरा दिया गया, तो ये शंका नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अब तेजस्वी यादव के इस बयान पर भी मैं चाह रहा हूं कि शीतल जी एक कमेंट करिएगा। कल जो तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर कोई बेईमानी करने की सोचेगा तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी महागठबंधन की सरकार आने पर, इसके पीछे क्या सोच है? दरअसल पिछले चुनाव में ये धारणा मतलब उनके समर्थकों में और पब्लिक में एक कंफ्यूजन है। एक सीट तो 10-12 वोट से ही लास्ट में डिसाइड हुई थी और 12 सीटें ऐसी थीं जो बाद में इधर से उधर हुई हैं, बहुत क्लोज थी। इस बार तो उसकी संख्या मुझे लगता है और ज़्यादा होगी जो बहुत क्लोज होंगी। जैसा वहाँ के मित्र लोग जो भी कवर करने, आपके भी बहुत सारे लोग वहाँ से जो बताते रहे हैं, तो ज़्यादा क्लोज होने में ऐसी अनेक सीटें हो जाती हैं जिसमें नतीजा बहुत थोड़े मार्जिन से होता है। और उसमें अगर एक पक्ष ये समझता है कि एडमिनिस्ट्रेशन किसी के पास है तो उसने थोड़ा बहुत ये करके बुलडोज कर दिया चीज़ों को, तो इसलिए इस तरह की शंका होती है। और चूँकि चुनाव आयोग के लिए कि लगातार एक वातावरण हमारे देश में इस समय है 6 महीने से 8 महीने से, जब से राहुल गांधी ने इस इशू को ले लिया है और विपक्ष में जो भी है वो इसको लेके अपनी बातें कह रहा है। आप देख ही रहे हैं कि अभी कुछ राज्य जो है सुप्रीम कोर्ट आए हैं, फिर राष्ट्रव्यापी जो SIR होने वाला है, जो राष्ट्रव्यापी क्या 12 राज्यों में जो होने वाला,
तो ये चीज़ें, शंकाएं लगातार बढ़ रही हैं और चुनाव आयोग की ओर से स्पष्टीकरण आने में थोड़ी देर हुआ करती है। वो सब चीज़ें मिलजुल के एक शंका बढ़ाती हैं और जो विपक्ष में होता है वो इस तरह के ही प्रतिक्रिया ठीक है, करता जाहिर है। है। और माना यह भी जाता है कि आमतौर पर इस तरह के बयान इसलिए भी दिए जाते हैं ताकि आपके कार्यकर्ता पूरी तरह जोश में भरे रहें, मुस्तैद रहें और काउंटिंग के समय किसी भी तरह की कोताही ना बरतें। मेरे साथ एक एक करके आपकी स्क्रीन पर जो मेहमान दिखा रहे हैं उनका परिचय करा दूं। बीजेपी से धनंजय गिरी हैं, डॉक्टर अनु पासवान है कांग्रेस की तरफ से, अविनाश पासवान जेडीयू से हैं, उर्मिला ठाकुर आरजेडी से हैं, राजकिशोर तिवारी थोड़ी देर में आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे।